वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास या महामैराथन रिवीजन क्लास, जो भी आप कह ले। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देख करके जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वह क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि यह क्वेश्चंस मैंने कई विश्वविद्यालयों के पेपर से निकाल करके एक प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये आपको क्वेश्चंस एक प्रकार से बता दूं कि आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको बता दूं बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है को करिकुलर, यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र जिसको आप कहते हैं। खाद्य, पोषण और स्वच्छता, हिंदी में इसको पढ़ कहते हैं। अंग्रेजी में फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो बच्चे एक प्रकार से बीए, बीएससी, बीकॉम में है, प्रथम सेमेस्टर में है, उनको एक प्रकार से बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक बच्चे बहुत परेशान थे, लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे, गुरुदेव फूड न्यूट्रिशन की वीडियो लाइए। वैसे फूड न्यूट्रिशन की क्लास ऑलरेडी मैं बहुत बार दे चुका हूं। 2022, 2023, 2024 इन सभी क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पिछले आप देखते हैं 7 वर्षों से वैसे मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो है पेपर कंपलसरी पेपर के रूप में शामिल है, को करिकुलर कोर्स के रूप में। आप राम मनोहर लोहिया से हैं, आप में पेपर आएगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, और इसके अलावा मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा और एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय, बीयू झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। ऐसे और कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी में एक प्रकार से को करिकुलर कोर्स के रूप में चीजें शामिल है। खाद्य, पोषण और स्वच्छता, तो जहां पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आइए, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पिछले 3 वर्षों में परीक्षाओं में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं। आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 1-2 दिनों में मैं रिवीजन क्लास, महामैराथन रिवीजन क्लास लाऊंगा। आपको बता दूं ये क्लास तो इसमें 100 क्वेश्चन सब देखेंगे, लेकिन जो अगली क्लास आएगी उसमें एक प्रकार से लगभग 500 क्वेश्चन की श्रृंखला आएगी, जो एक प्रकार से मैं लगातार आपके लिए लगभग 1-2 घंटे में पूरा समाप्त कर दूंगा फूड न्यूट्रिशन। वैसे इसी में पूरा समाप्त करने का प्रयास, लेकिन उसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं रख दूंगा जो आप चाहिए कि मात्र एक वीडियो देख करके जाइए और काम खत्म आपका। चले प्रश्न अगला है आपका स्क्रीन पर आ चुका। पहला प्रश्न है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं? रोग प्रतिरोधक मतलब होता है रोगों से रक्षा करने वाली, या रोगों से एक प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा करती है। वैसे सारी विटामिन रोगों से रक्षा करती है, लेकिन विटामिन ए जो है ये रोग रोधक या रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? रतौंधी नाम का रोग होता है। अगर विटामिन ए की मात्रा अच्छा पके पीले फलों में जैसे पपीता, आम, इन सभी में कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है। रिकेट्स नाम का एक रोग होता है। विटामिन बी डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। सनशाइन विटामिन भी इसी को कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है विटामिन, ठीक है। ध्यान रखें इन चीजों को, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा गया है। चले दूसरा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। या बात ध्यान है, रतौंधी क्या होता है? रतौंधी में कम दिखने लगता है, शाम मीटिंग में कम दिखता है, उसी को रतौंधी कहते हैं। या बात आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपके कई क्वेश्चन तैयार हुए। यहाँ पर आप देखेंगे एक क्वेश्चन से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत तो आप बताएंगे सूर्य का प्रकाश। सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं, ठीक है। विटामिन किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से जानते हैं? विटामिन ए को जानते हैं। इस तरीके से 7-8 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, ठीक है। आगे देखेंगे तो यानी 100 क्वेश्चंस तो आपके स्क्रीन पर लिखे हुए होंगे, लेकिन कम से कम 200 क्वेश्चंस आपको एक प्रकार से यहां से जानने को मिलेंगे, 200 से अधिक ही। तो एक प्रकार से वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, एक क्लास को लेने में, तो प्लीज मेहनत को समझें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप बीएससी में हो, बीकॉम में हो, बीए में हो, सब में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? बताएं।
तो इसको एक प्रकार से किस और नाम से जानते हैं भैया, इसको एक प्रकार से निकटोलोपिया के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? निकटोलोपियो नाम से बेटा रतौंधी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुलता या ओस्टियोमलेशिया जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, उसी को हिंदी में अस्थि मृदुलता कहते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है? बताएं, ये किस विटामिन की कमी से होता है? वयस्कों में होता है बेसिकली अस्थि मृदुलता, मतलब मृदुता रोग। ठीक है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग, रिकेट्स रोग। ठीक है, ठीक है, ये एक प्रकार से अस्थि मृदुता रोग को किससे? विटामिन डी की कमी से होता है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है बाबू? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 जो है बी कॉम्प्लेक्स का एक भाग है। विटामिन B12 को एक प्रकार से इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है क्या? थायमीन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग होता है। कौन सा रोग? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग होता है। ठीक है, HIV यानी एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है। ठीक है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B12 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, थायमीन विटामिन B1 का नाम है। किसका? B1 का नाम है थायमीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस विटामिन की कमी के कारण से मनुष्य की त्वचा और ओंठ फट जाते हैं? मनुष्य की त्वचा और ओंठ, आप देखते हैं बेवाय फटना, पैर में बेवाय फट जाती है, पैर का पूरा एड़ी फट जाती है, हाथ फट जाते हैं, ओंठ फट जाते हैं, तो किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से त्वचा ओंठ फट जाते हैं? बताएं, विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? त्वचा और ओंठ फट जाते हैं व्यक्तियों की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो जो बच्चे बी लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चे एक प्रकार से वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है, सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया नाम का रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है। क्या नाम? एनीमिया रोग। अगला प्रश्न, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताए, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो विटामिन ए और विटामिन डी, ये दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बात ध्यान रखेंगे। तो जो बच्चे सी लगाएंगे उनको नंबर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए अगर आप में से इनका प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, या ऐसे लगभग 10-15 पीडीएफ और चाहिए आपको, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको एसएमएस करना होगा 91 61 93 60 62 में। ठीक है, 60 62 पर इस पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके पास, आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आप बीए में हो, ठीक है, बीए में है तो आपके सभी सब्जेक्ट के कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। आपका जो भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। मात्र और मात्र 100 रुपीज में आपके पास स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको सेंड कर देने हैं। मात्र 100 रुपीज में आपके लिए व्यवस्था कर दी गई सभी सब्जेक्ट की, प्लस में आपका फूड न्यूट्रिशन की सारी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आप बीएससी और बीकॉम में हैं तो बीएससी और बीकॉम का एक प्रकार सारा सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता हूं। तो अगर आप बीएससी और बीकॉम में हैं और आप चाहते हैं कि फूड न्यूट्रिशन की एक प्रकार से सारी पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आपको मात्र 50 रुपीज सेंड कर देने होंगे। 50 रुपीज में ही आपको एक प्रकार से फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के कई विश्वविद्यालय के आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे, तो आप उनको हल करके देख लीजिएगा। बाकी उन सभी का हल भी आपको वीडियोस में मिलेगा, तो वीडियोस में आप जहां पर आपको आंसर ना पता चले आप वीडियोस देख करके आंसर भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए व्यवस्था कर दी गई। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़ पाए, हमसे फटाफट जुड़ जाएं। 91 61 93 60 62 एसएमएस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करते रहिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न, हड्डियों और दांतों की मजबूती का निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हड्डियों के लिए भाई बताएं, हड्डियों के लिए और किसके लिए बाबू? हड्डियों के लिए और दांतों की मजबूती के लिए बताएं कौन सा तत्व एक प्रकार से बहुत जरूरी होता है? बिल्कुल, फास्फोरस नाम का जो तत्व होता है ये बहुत जरूरी होता है। फास्फोरस तत्व जो होता है बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी नाम का रोग होता है।
घेंघा जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से भैया? आयोडीन की कमी से घोंघा होता है। आयोडीन की कमी से बिंदी नहीं लगेगी। आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का रोग होता है। आयोडीन जो है एक प्रकार से क्या है? आयोडीन जो है एक खनिज तत्व है। खनिज तत्व और विटामिन इनकी कमी से शरीर में रोग हो जाते हैं। अच्छा, खनिज और तत्व एक प्रकार से और विटामिन ये क्या है? ये पोषक तत्व हैं जो खाने में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इनकी मात्रा आपके शरीर में ठीक ठाक रहेगी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक ठाक रहेगी और आप एक प्रकार से बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपको एक प्रकार से रोग नहीं होंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो जो एक प्रकार से पोषक तत्व है, इसीलिए आपसे पूछा जाता है प्रश्न कभी कभी क्या हमेशा पूछा गया है कि ये बताएं जो है कौन से पोषक तत्व जो है शरीर से रोगों की रक्षा करते हैं। तो आप बताएंगे विटामिन और खनिज तत्व जो है शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, या एक प्रकार से शरीर कौन से मतलब कौन सा पोषक तत्व जो है शरीर को मतलब कि शरीर की वृद्धि करता है, वृद्धि और विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देता है? तो ऊर्जा कौन देता है? वो कार्बोहाइड्रेट देता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। फिर उसके बाद में प्रोटीन्स भी थोड़ी बहुत ऊर्जा देते हैं और वसा भी थोड़ी बहुत ऊर्जा प्रदान करती है। वसा बेसिकली क्या होती है? वसा माने चिकना पदार्थ, जैसे घी, तेल, मक्खन, ये सब वसा में आते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अनाजों में पाया जाता है और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा शरीर को एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की ही जरूरत होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है। जैसे एक मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल होता है तब चलता है मोटरसाइकिल, ऐसे ही एक मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता होती है और उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। रिकेट्स नाम का रोग विटामिन डी की कमी से होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से किस खनिज तत्व या खनिज लवण की सहायता से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है? शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है भैया किस जो है खनिज लवण की सहायता से? बताएंगे तो आयोडीन जो है उसकी सहायता से क्या होता है? आयोडीन की सहायता से शरीर जो होता है उसका तापक्रम नियंत्रित रहता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भैया कौन सा खनिज लवण हड्डियों व मांसपेशियों में जो है लचकता लाने में सहायक होता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, हड्डियों में और मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए कौन सा एक प्रकार से खनिज तत्व एक प्रकार से जिम्मेदार है? तो मैग्नीशियम जो होता है ये एक प्रकार से जिम्मेदार होता है खनिज तत्व हड्डियों और मांसपेशियों में लचक लाने के लिए। कौन सा जरूरी होता है भैया? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें भोजन की आवश्यकता होती है क्यों? शरीर के पोषण के लिए, बिल्कुल शरीर के पोषण के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी हमको भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए भी हमको किसकी जरूरत होती है? भोजन की जरूरत होती है। शरीर के पोषण के लिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शरीर की को बीमारियों से बचाने के लिए, इन सभी के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, शरीर का पोषण कौन करता है? शरीर का पोषण जो है सारे पोषक तो शरीर का पोषण करते हैं। शरीर को ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, सीआर कार्बोहाइड्रेट। बीमारियों से कौन बचाता है? तो विटामिन और खनिज लवण बताते हैं। ठीक है, विटामिन और कौन बचाता है? खनिज तत्व। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जल सबसे शुद्ध होता है? देखिए, तालाबों का जल शुद्ध बिल्कुल भी नहीं होता है, ना तो कुआं का, ना नदियों का, मतलब शुद्ध होता है। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध की अगर बात की जाए तो वर्षा का जल जो होता है ये सबसे बेस्ट होता है, सबसे शुद्ध होता है। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कार्बोज का क्या काम होता है? कार्बोज माने कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन व वसा की बचत भी करते हैं, मांसपेशियों को मजबूत भी बनाते हैं। तो हमारे शरीर में कार्बोज का काम क्या होता है? ये सारे काम कार्बोज के द्वारा ही संपन्न होते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना शरीर को, लेकिन मांसपेशियों को मजबूत भी करते हैं ये। इसके साथ ही साथ प्रोटीन और वसा की बचत करते हैं, क्योंकि वसा से भी ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा मतलब वसा की बचत करते हैं, इससे हम एक प्रकार से हेल्दी होते हैं, हमारी मांसपेशियां बढ़ती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, शरीर में नई कोशिकाओं यानी सेल्स के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? देखिए, शरीर में जो नई कोशिकाएं, नए सेल्स या नए ऊतक बनते हैं वो प्रोटीन की वजह से बनते हैं। प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर के नियामक तत्व हैं। ठीक है, यानी कि ये शरीर की जो मांसपेशियां होती टूट फूट की उनकी मरम्मत करते हैं ऊतकों का। देखिए, सेल्स क्या होती है? इकाइयां। जैसे कि जो सबसे छोटी इकाई होती है मनुष्य के शरीर की, वो क्या होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल यानी कोशिका। कोशिका से बड़ा होता है ऊतक, यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंगक कहते हैं, अंगक के समूह को अंगतंत्र कहते हैं, और अंगतंत्र से मिलकर के क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है बॉडी का, यानी पूरी की पूरी शरीर बनती है।
तो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, और वह कोशिका की टूट फूट की या ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन्स करते हैं। यह बात ध्यान रखें। इसीलिए जब एक गर्भवती महिला की बात हो तो उसको खाने में प्रोटीन अधिक देना चाहिए। एक गर्भवती महिला को प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है, साथ ही साथ में एक बच्चे को प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो बच्चों में चूंकि बाढ़ वृद्धि विकास होता है, तो वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है प्रोटीन का होना। तो एक महिला के लिए और एक बच्चों के प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भैया, हमारे शरीर में खनिज लवणों का कार्य क्या है? खनिज तत्व हमारे शरीर में क्या काम करते हैं बाबू? खनिज तत्व क्या काम करते हैं? देखें, दांतों और हड्डियों का निर्माण करने में खनिज तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे दांत जो हैं और जो हमारे एक प्रकार से हड्डियां हैं, वो सब एक प्रकार से फास्फोरस वगैरह, ये जो एक प्रकार से मजबूत चीजें हैं, वो सब एक प्रकार से खनिज तत्वों की मदद से बनती हैं। इसके अलावा रक्त में अम्ल और क्षार का संतुलन भी यही खनिज तत्व बनाए रखते हैं, यानी कि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। रक्त कणों का निर्माण करना, यानी रक्त कण क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं और लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। रुधिर माने रक्त यानी खून। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे ऊपर के सभी। ये सब एक प्रकार से खनिज लवणों का कार्य होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से लोहा। लोहा माने अंग्रेजी में आयरन। आयरन तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है बताएं? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। एनीमिया रोग तो होता नहीं लोहा से। ठीक है, बेरी बेरी नाम का रोग किससे होता है भैया? देखिए, बेरी बेरी नाम का रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग होता है। अच्छा, आयरन की कमी से बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल। एनीमिया रोग जो होता है, एनीमिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनीमिया को हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता कहते हैं जिसको। रक्त अल्पता मतलब कि रक्त की कमी, खून की कमी हो जाना एनीमिया होता है। एनीमिया बेसिकली आयरन की कमी से होता है, यानी कि लौह तत्व की कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब महोदय। ठीक है, आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए मैंने इतना मेहनत से ढूंढ करके लाया हूं जिसका कोई जवाब नहीं है। और आप जो है अगर इसकी मेहनत को हमारी पहचान नहीं पाते हैं तो इसमें आपकी कमी है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि ऐसा आपको पूरे YouTube पर एक वीडियो के माध्यम से तमाम प्रकार की जानकारी समझाते हुए ऐसे आपको कोई नहीं देगा। तो प्लीज आप समझे चीजों को और बेहतर कंटेंट को पहचानने का प्रयास करें। ठीक है, चले। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? घेंघा नाम का रोग आयोडीन की कमी से होता है। ओके, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा ये बताएं कि जो पेचिस होता है किसकी वजह से होता है? पेचिस जो होता है जल की वजह से होता है। यह बात ध्यान रखिए। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक जानतो प्रोटीन और एक वनस्पतिक प्रोटीन। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चंस कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका महोदय? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका बाबू। प्रश्न क्या आ चुका है? भोजन किन भावनाओं को प्रकट करने का मुख्य साधन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार परीक्षा में प्रश्न ये सब आते हैं। एक भी प्रश्न मैंने बैबी नहीं रखा। बैबी प्रश्न मतलब समझते हैं? बैबी माने होता है कि बेमतलब का। ठीक है, बेमतलब का एक भी प्रश्न नहीं रखा। सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में है। देखिए, भोजन किन भावनाओं को प्रकट करने में मदद करता है? प्रेम को या सहयोग को, या प्रेम और सहयोग दोनों को? तो भोजन प्रेम और सहयोग दोनों को प्रकट करने का मुख्य माध्यम होता है। जैसे आप किसी से प्रेम करते तो आप उसके साथ जाएंगे डेटिंग पर तो कहेंगे क्या खाओगी, आप ऑर्डर करते हैं जाकर के और वो एक प्रकार से फिर खाते पीते बैठ करके। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि प्रेम और सहयोग का, साथ में बैठ करके लोग भोजन खाते हैं, तो कुल मिलाकर के प्रेम और सहयोग का एक प्रकार से द्योतक है। ठीक है, भोजन। अगला प्रश्न, शरीर को शक्ति किन तत्वों के द्वारा प्रदान? शक्ति माने ऊर्जा किससे मिलती है? देखिए, प्रोटीन्स, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये तीनों शरीर को ऊर्जा देते हैं। लेकिन ठहरो ठहरो ठहरो, कैसे? यहां पर 4-5 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अब इसको समझ लो बहुत ही बारीकी के साथ, नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक है, बहुत बड़ा पछताओगे। क्या गाना है वो? तो ऐसे प्रोटीन्स बेसिकली ये शरीर के नियामक तत्व हैं, शरीर को बॉडी बिल्डिंग करते हैं। इसलिए जब जिम जाते हैं तो क्या देते हैं? प्रोटीन शेक मिलता है, शरीर बढ़ता है, बॉडी बिल्डिंग होती है, डोले सोले बनते हैं। लेकिन कार्बो, देखिए शरीर को सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे पूछेगा शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा, शरीर को सबसे ज्यादा या सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा, ठीक है, किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा किससे मिलती है? प्रश्न पूछेगा किससे मिलती है, तो आप क्या बताओगे? कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा पाई जाती है? तो दूसरा प्रश्न, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा पाई जाती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 KCl, KCAL, ठीक है, KCl किलो कैलोरी कहते हैं इसको। किलो कैलोरी में ऊर्जा मापने की एक इकाई होती है। तो किलो कैलोरी क्या है? ऊर्जा मापने की इकाई है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप ग्रहण करते हो तो आपको 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा गेन होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। अब यह ऊर्जा क्या करती है? आपके शरीर को एक प्रकार से चलाने में, जैसे आपका हाथ पैर हिलता है, आप कोई काम कर सकते हैं, ये ऊर्जा के द्वारा। तो कार्बोहाइड्रेट ये होता है। शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स पाया कहां पर जाता है भैया सबसे ज्यादा? तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है अनाजों में। तीसरा प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? अनाजों में, जैसे गेहूं में, चावल में, मक्का में, ये सब। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दो इसके क्या होता है? डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें आप देखते हैं जो फ्रक्टोज, ग्लूकोज ये सब होता है, ये सब इसी से होता है, ठीक है। तो ये होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर और चीज समझे, तो ये कार्बोहाइड्रेट होगा। तो 1 ग्राम इसमें, अच्छा 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो इसमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। यानी कि जितना ऊर्जा इससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, उतनी ऊर्जा प्रोटीन से मिलती है। लेकिन प्रोटीन चूंकि अधिक मात्रा में हम लेते नहीं, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए, प्रोटीन या तो मांस मछली में खूब ज्यादा पाई जाती है, या फिर एक प्रकार से सोयाबीन वगैरह में या दालों में, ठीक है, प्रोटीन खूब पाई जाती दबा करके, ठीक है। तो प्रोटीन एक प्रकार से ये होता है। तो 4.1 KCl ऊर्जा इसमें भी मिलती है, लेकिन ये शरीर का, ये ऊर्जा देने के लिए नहीं शरीर में प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार से बचता है तो ऊर्जा मिल जाती है उससे थोड़ा बहुत, लेकिन ये बेसिकली इसका मुख्य काम होता है शरीर का निर्माण करना, ऊतकों की मरम्मत करना, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करना, ऊतकों को बनाना, ठीक है। तो ये हो गया। अगला जो है वसा। वसा जो होती है तैलीय पदार्थ। ये अगर 1 ग्राम आप वसा लेते हैं ना भैया, 1 ग्राम वसा लेते हैं तो आपको कितना ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम वसा में आपको 9.1 KCl ऊर्जा मिलती है, यानी दुगुना ऊर्जा मिलती है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन सथवा खा लियो, ठीक है, और 1 ग्राम वसा अकेले खाओ तो दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तब वो कमे पर जे 4-4-8 हुए, ठीक है, 8.2 कैलोरी ऊर्जा मिले, जबकि हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिले एक गर्मा में। यानी अगर मान ली थे आपसे पूछी कि एक ठू पूड़ी खाओ तो ज्यादा ऊर्जा मिले कि एक ठू रोटी खाओ, तो आप बताइए पूड़ी खाओ। पूड़ी में काहे? क्योंकि पूड़ी में वसा भी लिपटी रहती है और कार्बोहाइड्रेट भी मिला रहता है, यानी कि ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। यानी कि लेकिन सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? तो वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। यह बात आप ध्यान रखिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके बन रहे थे। क्लियर? तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या लगेगा? शरीर को शक्ति किन तत्वों के द्वारा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा, इन सभी के द्वारा मिलती है। डी ऑप्शन आप आंख मूंद करके लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स किन तत्वों में विद्यमान रहते हैं? देखें, शक्कर में भी, निशास्ते में भी और स्टार्च में, इन सभी में एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट विद्यमान रहते हैं। जैसे कि आप जो क्या होते हैं, आपने कभी सुना होगा, ऐसे खिलाड़ी वगैरह जब खेल खेलते तो उसमें ग्लूकोन डी वगैरह, ग्लूकोज का वो प्रकार से जूस पीते हैं, मतलब ग्लूकोज पीते हैं ना, क्योंकि उनको ऊर्जा चाहिए होती है, तो इसलिए खिलाड़ी वगैरह इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, आमिष वसा किस किस में पाई जाती है? आमिष वसा किस किस में पाई जाती है? आमिष वसा जो होती है मछली में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, मांस और अंडे में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो। कौन सी वसा? आमिष वसा मछली में, मांस और अंडे में और दूध में पाई जाती है आमिष वसा, ठीक है। वसा के उद्गम के 2 स्रोत कौन से हैं? वसा के उद्गम के 2 स्रोत कौन से हैं भैया? एक है वानस्पतिक वसा, एक होती है आमिष वसा, ठीक है। आमिष वसा जंतुओं से मिलती है और एक प्रकार से जो वनस्पति वसा होती है वनस्पतियों से मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ए एंड बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगा उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ो भैया। प्रश्न है, शरीर को कितने खनिजों की आवश्यकता होती है? शरीर को कितने खनिजों की आवश्यकता होती है? लगभग 14 खनिजों की आवश्यकता शरीर को होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वसा किन परमाणुओं के जुड़ाव से बनती है? बताएं, वसा किन परमाणुओं के जुड़ाव से बनती है? तो वसा जो होती है किन परमाणुओं के जुड़ाव से बनती है बाबू? वसा किन परमाणुओं के जुड़ाव से बनती है? बिल्कुल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या होता है? H हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? O2, ठीक है, H2O2। इन्हीं के एक प्रकार से मिलने से वसा का निर्माण होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा किन परमाणु के जुड़ाव से बनती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वानस्पतिक वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? वानस्पतिक वसा के स्रोत कौन कौन से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वानस्पतिक वसा के स्रोत, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नारियल के तेल में एक प्रकार से वानस्पतिक वसा मिलती है, सरसों का तेल ये भी एक प्रकार से वानस्पतिक वसा का स्रोत है, तिल का तेल, इन सभी में एक प्रकार से मिलता है। यानी तैलीय पदार्थ जितने भी होते हैं सभी में एक प्रकार से वानस्पतिक वसा ही पाई जाती है। ठीक है, वैसे आप देखते हैं अंडे में जो एक चिकना वाला पदार्थ होता है वो वसा ही होता है। इसके अलावा मांस वगैरह में, ठीक है, मछली में, दूध में आप देखते हैं घी मक्खन जो मिलता है वो सब एक प्रकार से वसा का ही परिणाम स्वरूप होता है। जो घी मक्खन ये सब है ये वसा के द्वारा ही मिलता है। अगला प्रश्न, डालडा, घी, ठीक है, ये सब वसा ही है। अगला प्रश्न, वसा शरीर को क्या प्रदान करती है? ताप और शक्ति, या फिर दोनों करती है, बताएं। तो वसा जो है शरीर को बिल्कुल तापमान और शक्ति दोनों प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगा उनको राइट आंसर है। सभी बच्चों का सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी के बिल्कुल राइट, डन डन भाई, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी के बिल्कुल सी ऑप्शन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं इनमें से, बताएं। विटामिन सी या विटामिन बी? अब देखो, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के विटामिन होते कौन कौन से? एक तो वसा में घुल जाते हैं, एक तो जल में। अब वसा जानी को कहा हुआ तेल जो होता है, तेल चिकना पदार्थ वह है वो वसा, और जल तो आप जानते हो कहा हुआ है। ठीक है, जल ऑक्सीजन से बनते हैं और वह ऑक्सीजन से बनते हैं। अयमन समझे बात यह है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है और जल में घुलनशील विटामिन कौन है। देखा, समझ लो भैया। देखो, वसा और जल विटामिन का ये जो प्रश्न लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आवत है। यमन अब तो आपका कोनो दिक्कत ना हो, यानी कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में। मान लेते हैं एक गिलास ऐसे रख दे, ठीक है, इसमें हमने क्या भर दिया? 1 गिलास सरसों का तेल भर दिया, यानी कि ये एक प्रकार से तेल है, तेली पदार्थ यानी वसा है। ठीक है, तेल है नहीं तेल। ठीक है, और ये पानी हमने भर दिया, पानी भर दिया हमने। ठीक है, पानी क्या भर दिया? 1 गिलास ये पानी है, जल है। अब यहां पर क्या करें? विटामिन, देखिए एक कीड़ा है, कीड़ा याद रखिएगा, कीड़ा, कीड़ा का सूत्र क्या होता है? कीड़ा का स्पेलिंग कीड़ा। अब इस कीड़ा को अगर हम जल में डालेंगे तो जल में आप देखते कीड़ा तैरने लगता है, यानी जल में कीड़ा नहीं डूबता है। तब कीड़ा डूबेगा किसमें बाबू? कीड़ा डूबेगा, तो कीड़ा डूबेगा किसमें? कीड़ा डूबेगा वसा में। कीड़ा किसमें डूबेगा? कीड़ा डूबेगा भैया वसा में। किसमें डूबेगा? वसा में, चूंकि उसका हाथ पांव जो होगा उसे तेलीय पदार्थ में लिपट जाएगा। इसीलिए सरसों के तेल में आप देखिए तमाम माछी मरी रहती है। ठंडियों में सरसों का तेल जब बच्चों का लगाया जाता है तो आप देखते हो तेल में माछी पड़ी रहती है। माछी मतलब समझते हैं, मक्खियां पड़ी रहती हैं उसमें। ठीक है, क्यों? चूंकि वो वसा में एक प्रकार से तैर नहीं पाती हैं, वसा में एकदम से डूब जाती हैं। कहने का मतलब ये है, एक प्रकार से जो कीड़ा नाम की विटामिन है। अब विटामिन कीड़ा क्या है? देखिए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये 4 विटामिन दुनिया के ऐसे विटामिन है महोदय। ये 4 विटामिन ऐसे दुनिया के विटामिन हैं जो विटामिन किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन के अलावा बाकी जितने विटामिन बचते हैं वो सारे के सारे विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। बोलो, बातें समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आई होंगी। यानी कि जो विटामिन एक प्रकार से के, ई, डी, ए, इन चारों के अलावा होंगे, जैसे कि अब ये तो हो गए आपके वसा में घुलनशील। 4 विटामिन ही दुनिया के ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, बाकी पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जैसे कि विटामिन बी। अब विटामिन बी में अभी आपने सोचा विटामिन B2, B1, B12, B6, तमाम विटामिन थे ना। B12 यानी बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा जल में घुल जाता है। और विटामिन से तो जल में घुल जाता। शरबत पियो, शरबत, नींबुआ गार के शरबत पियो भैया। तो नींबू किसमें? नींबू में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है? नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। अब समझो, जब विटामिन सी नींबुओं में पाया जाता है, नींबुआ के रसा जब गारो भैया संतरवा के रसा पनिया में और हम चीनी मिलाए तो चीनी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो बढ़िया से चीनिया पनिया मिलकाओ मिल जाता है, जो चुसवा होता है मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? नींबुआ का रसा मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? नींबू के रस में विटामिन सी होता है, वो जल में घुलनशील है। क्योंकि जल में शरबत में नींबू का रस जो होता है वो घुल जाता है।
कहने का तात्पर्य यहां पर मेरे ये है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि ताकि आपसे पूछे खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आप बताओगे मेरे प्यारे दोस्तों कि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि दूध में दुनिया का कौन सा प्रोटीन विटामिन है जो नहीं पाया जाता है, या दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, तो आप बताओगे दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर दूध में विटामिन सी पाया जाएगा तो दूध फट जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि विटामिन बी, विटामिन सी और बाकी जो विटामिन आपका और बच रहा है, वो सारे के सारे विटामिन मेरे प्यारे दोस्तों जल में घुलनशील हैं, 4 विटामिन को छोड़ करके, और वह 4 विटामिन है कीड़ा। तो आपको जब भी दिक्कत हुई इन प्रकार के प्रश्नों में, कीड़ा लिख लीजिए। कीड़ा वसा में घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा, आप इतना ध्यान रखेंगे। अब कीड़ा की लिखेंगे KEDA, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सूत्र के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से लगभग 5 से 6 प्रश्नों को समझ लिया। चलो, बड़ी एनर्जी लॉस हो गई भाई मेरी। चले, आप में से भी कोई नहीं कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे, आकर के चाय बना करके ले आओ तुरंत। चले, तो वसा शरीर को क्या प्रदान करती है? वसा ताप और शक्ति दोनों प्रदान करती है। जल में घुलनशील विटामिन, अब यहां पर प्रश्न आ गया कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। अब देखो, जल में कौन घुले विटामिन भैया? विटामिन बी और विटामिन सी। सी तो घुलेंगे, विटामिन बी के जितना कॉम्प्लेक्स सब घुल जाए। ए ऑप्शन, बेटा ए और बी, मतलब सी ऑप्शन ए और बी दोनों घुलेंगे। विटामिन ए किन पदार्थों में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो होता है किन पदार्थों में पाया जाएगा भैया? देखिए, सबसे पहला मैंने क्या बताया था, पपीता और आम में, यानी पीले पदार्थों में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ मछली के तेल में क्या विटामिन ए पाया जाता है? बिल्कुल, मछली के तेल में भी विटामिन ए पाया जाता है, और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ठीक है। यानी कि इसमें सारे विटामिन, मतलब कि इसमें ये सभी में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है भैया? सूखा रोग भी होता है, साथ ही साथ में मांसपेशियों में दर्द भी हो जाता है। देखिए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, सूखा रोग, मांसपेशियों का दर्द बढ़ जाता है, कैल्शियम की कमी भी हो जाती है विटामिन डी की कमी से, यानी ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे हमारे साथ अभी नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की महामैराथन क्लास चल रही है। ये क्लास में जो क्वेश्चंस हम रख रहे हैं ये विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और लगातार पूछे जाने की संभावना इनकी एक प्रकार से बहुत ज्यादा है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रकार से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100 to 100% आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, स्कर्वी रोग किस विटामिन से होता है? विटामिन सी की से होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए भैया। अच्छा, बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए उपयोगी होता है? तो टीबी के लिए, ठीक है। बेरी किससे फैलता है भैया? विटामिन बी की कमी से। ओके, चलिए बाबू आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिनको नहीं पता कि हम कौन हैं, तो आप जान लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर बीए स्टूडेंट्स। आप बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए को करिकुलर में सबसे ज्यादा एक प्रकार से कोई बढ़िया मेहनत कर रहा है तो शुक्ला स्टडी पॉइंट ही मेहनत कर रहा है आपको लोगों के साथ, और आप लोग उसका फल भी दे रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना मतलब कि कब की गई थी और कहां की गई थी, बताएं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना 1959 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटे कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? यानी एक घंटे में एक बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति को कितनी कैलोरी यानी कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? लगभग 150 से लेकर के 300 कैलोरी एक घंटे में उस व्यक्ति को चाहिए जो अत्यधिक काम करता है। अगला क्वेश्चन है, नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? नरम जल का हो भैया, नरमो कोनो जल होता है। देखिए, जल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है कठोर जल, एक होता है नरम जल। तो नरम जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। और जो गरम जल नहीं गरम जल तो इतिहास में है। नरम जल जो होता है H2O सामान्य जल का सूत्र, लेकिन जो कठोर जल होता है उसका एक सूत्र क्या होता है? D2O। ये होता है मृदु जल, ये होता है कठोर जल। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे महोदय, ये प्रश्न रासायनिक विज्ञान का है, हालांकि समझे। नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? नमक की या रेत की, बताएं। तो नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है बाबू? नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? नमक की मात्रा कम होती है। किसकी? नमक की। अच्छा, नमक का सूत्र क्या होता है? नमक को रसायन भाषा में क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl इसका सूत्र होता है,
ठीक है, चले आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भोजन दूषित नहीं होते हैं किसके? भोजन दूषित नहीं होते हैं फफूंदी के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, खमीर के द्वारा या भोजन तैयार करने में स्वच्छता के द्वारा। भोजन दूषित होते हैं, देखिए अगर ये प्रश्न पूछता भोजन दूषित होते तो बैक्टीरिया के द्वारा भी दूषित होते, खमीर के द्वारा भी और फफूंदी के द्वारा भी भोजन दूषित होते हैं। लेकिन अगर आप भोजन तैयार करते समय स्वच्छता का ध्यान रखेंगी तो आपका भोजन दूषित नहीं होगा। तो जो एक प्रकार से महिलाएं स्वच्छता का ध्यान रखती हैं भोजन बनाते समय, उनका भोजन दूषित नहीं होगा और उनके घर के लोग एक प्रकार से बढ़िया तरीके से स्वस्थ रहेंगे, यह बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन जिसको आप FAO कहते हैं, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है? खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में 1945 में हुई है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका महोदय। चले अब ये क्वेश्चन तो आप लोग बताएंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आया है। टमाटर, हरी सब्जियां, आंवला, नींबू, नारंगी, गाजर, प्याज, सेब, अमरूद, अंगूर, अनानास, बंद गोभी, हरी मिर्च, सलजम और अंकुरित अनाज, इन सभी में क्या पाए जाते हैं? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन डी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। टमाटर, हरी सब्जियां, आंवला। देखिए सबसे पहली बात, आंवला पर, नींबू पर, नारंगी पर, गाजर पर, इन सभी फोकस करें तो खट्टे पदार्थों में, अंगूर पर, अनानास पर, इन सभी में खट्टे पदार्थ पाए जाते हैं। और मैंने आपको बोला था खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है बाबू? तो पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नाम का रोग होता है, यह भी लिख लीजिएगा लगातार। डी की कमी से सूखा, रिकेट से सब होता ही है। अच्छा एक चीज नहीं आपने बताया था हमने, विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का क्यों जरूरी होता है बनना? काहे थक्का बन जाए रक्त भैया? बाहर खून निकलना ही लागत? बिल्कुल लागत है। रक्त का थक्का जो होता है, जैसे मान लीजिए आपके हाथ कट गया तो घास काटे योगन नामा, घास काटा तो भैया गन 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 सब तेज से कि चली घास काट ले भाई, वो तो जल्दी चलो घर में टीवी देख मैच आवत है, तो घास काटे गयो, जल्दी जल्दी में हाथ अपन काट लियो, तो हाथ तो कट जाते लेकिन थोड़े देर खून बहाते कर तू हाथ पकड़ के से चपका ले तो खून रुक जाता है, रक्त का जो बहना होता है रुक जाता है। तो वो एक प्रकार से विटामिन के ही करता है। विटामिन के की वजह से ही आपका खून जो होता है वो रुक जाता है, जो कि वह सफेद सफेद जो थक्का बन जाता है उसी को प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा कौन बनाता है? ये यही बनाता है, विटामिन के बनाता है, जिससे एक प्रकार से आपका खून जो होता है वो नहीं बहता है। खून को बहने से रोकने का काम रक्त के थक्के करते हैं, जो कि विटामिन के की वजह से बनता है। तो अगर विटामिन के की कमी आपके अंदर हो जाएगी तो आपका जब कहीं पर कटेगा तो आप एक प्रकार से खून का धारा नहीं रोक पाएंगे महोदय। चले अगला प्रश्न, मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? मधुमेह में किस प्रकार का आहार व्यक्ति को देना चाहिए? तो कम शर्करा वाला, यानी कि ऐसा आहार दे। मधुमेह या शुगर में एक प्रकार से आप देखते हैं कौन सा देंगे? ये बड़ी मक्खी परेशान कर रही है। हाँ, मधुमेह में आपको कैसा, यानी कि जैसे मान लीजिए शुगर है तो का चीनी वाला ज्यादा भोजन देंगे, नहीं चीनी कम वाला, यानी कि न्यून शर्करा वाला युक्त आहार देंगे आप। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा भैया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फलों और सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? फफूंदी, जीवाणु, खमीर या एंजाइम? बताएं। फल और सब्जियां जब पकती हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एंजाइम की वजह से जमती पकती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह इनमें से कौन सा है? खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह कौन सा भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह कौन सा होता है? EPO खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह होता है, उच्च गुणवत्ता का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूध में मिलावट को परख करने वाला यंत्र कौन सा है? जैसे पहले दूधिया आता था, दूधिया एक इतनी बड़ा यंत्र रखा रहता था, एक उसमें डब्बे रहते, एक इतना बड़ा यंत्र रहता था। आजकल तो डेयरी चल गई, उसमें दूध लगाओ, दूध का रेट और सब की कई रुपया लीटर दूध लगेगा पूरा बता देता है, रेट बता देगा, कितने फैट का दूध है सबको निकाल देता है मशीन। लेकिन पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले एक मीटर चलता था, उसका नाम था लैक्टोमीटर। तो जब एक प्रकार से हमारे यहाँ पर जो है दूध लेने पहले लोग जो घर में दूध बेचते थे, दूध में पानी मिला के बेचते थे। तो भाई हम लोग भी कभी कभी सोचते कि दूध 1 लीटर दूध 2 लीटर दूध भैंस दी, अब भैंस लगाए दूध, अब छोटे होते थे, दूध लगाया, उसके बाद में दूधिया को देने गए तो भैया वो 10 रुपए लीटर या 12 रुपए लीटर दूध था जब हम लोग बेचते थे। तो जैसे 12 रुपए लीटर था, 12 रुपए के आसपास, पहले 10 में था फिर 12 में हुआ था। तो फिर 12 रुपए लीटर जब दूध देने जाते थे तो सोचते थे कि चलो भाई 2 लीटर दूधवा है,
उसमें थोड़ा सा पानी आज मिला देंगे आधा लीटर, तो 12 दूना 24 रुपए हो जाएंगे और प्लस में 6 रुपया और बढ़ जाएगा। तो 6 रुपया अपना निकालेंगे खाने पीने के लिए, 12 रुपया डाल देंगे घर पे रख देंगे, मतलब 24 रुपया की घर में जो मतलब कि भाई की 2 लीटर दूध हुआ था। तो ऐसे एक प्रकार से दूध लगाओ और पानी उसमें थोड़ा सा आधा लीटर उसी में डाल दो, ठीक है। अब जब एक प्रकार से जब जिस दिन तो लैक्टोमीटर नहीं लगा था दूध दिया, उस दिन तो एक प्रकार से भैया मिल गया 6 रुपया। लेकिन अगर किसी दिन लैक्टो वाला मीटर ले आता था दूधिया, तो वही मीटर एक प्रकार से उसी में ऐसे डाल देता था। वो मीटर होता था दूध के, वो दूध में लीटर लेता था, लीटर में दूध रखता था, उसी लीटर में ऐसे सेम ऐसे होता था, उसको से डाल देता था। अब उसको डाल देता था उसी में एक प्रकार से वो ऐसे ऊपर नीचे होता था, और वहां पर पूरा वो नंबर ही रहता था कि 10 20 30 40 50 पूरा लिखा रहता था। तो वहां बता देता था कि भाई कितना पानी मिला हुआ है। तो लैक्टोमीटर वही होता था। तो दूध की गुणवत्ता को मापने का एक प्रकार से ये यंत्र हुआ करता था लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। थर्मामीटर तापमान को मापता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और बैरोमीटर वायुमान के मतलब की वायु दाब को मापता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भोजन को बचाना चाहिए किससे? मक्खियों से, हवा से, या धूप से, या जल से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए भोजन को किससे बचाना चाहिए? बिल्कुल भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। मक्खियां बड़ी एक प्रकार से डेंजर होती हैं। मक्खियों के एक प्रकार मक्खियों से कई रोग होते हैं, ठीक है, और अक्सर भोजन पर आकर के बैठ जाती हैं, ठीक है। आप देखें गांव वगैरह की रसोई में कम से कम 2 लाख मच्छी जो होती है गर्मी के महीने में, लगभग 2 लाख से ज्यादा मक्खियां जो होती है आसपास रसोई घर के मंडराती रहती है, ठीक है। तो ये सब साफ करना चाहिए। तो उन जो औरतें होती हैं उनको ये सब चीजें देखनी चाहिए कि मक्खियां कम आए, उसके लिए उपाय किया जाए। चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन सामान्य से कितनी अधिक कैलोरी चाहिए? यानी ऐसी महिलाएं जो कि दुग्ध पान करवाती अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उन महिलाओं को एक प्रकार से एक दिन में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? उनको एक प्रकार से एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए बाबू? उनको एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यानी ऐसी महिलाएं जो स्तनपान कराती हैं, स्तनपान का मतलब क्या होता है? दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को, यानी धात्री अवस्था के दौरान की हैं, उनको एक प्रकार से एक दिन में अगर मैं बताऊं आपको तो 700 कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक दिन में 700 कैलोरी अधिक चाहिए, कि मान लेते हैं उनको 2000 कैलोरी एक दिन में ऊर्जा चाहिए होती है, तो उनको 700 कैलोरी और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि माता के दूध में सारे प्रोटीन और सारे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूध को पूर्ण आहार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था की आयु वर्ष क्या है? बताएं बाल्यावस्था की आयु वर्ष, फटाफट से आप बताएंगे। बाल्यावस्था की आयु वर्ष क्या है? बाल्यावस्था की आयु वर्ष है 1 से 12 वर्ष, ठीक है। 1 से 12 वर्ष बाल्यावस्था एक प्रकार से मान सकते हैं आप। हालांकि बाल्यावस्था की अगर बात की जाए, देखिए बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था आती। किशोरावस्था 12 से लेकर के 18 तक, 12 साल से लेकर के 18 साल तक किशोरावस्था होती है। 18 साल के बाद में प्रौढ़ावस्था लग जाती है, ठीक है। और 6 साल से लेकर के 12 साल की अवस्था जो होती है बाल्यावस्था के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? बाल्यावस्था के नाम से जानी जाती है। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और जो इससे एक प्रकार से बाल्यावस्था और इससे पहले कौन सी? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था 2 भागों में आप बांट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शैशवावस्था जो होती है कुछ बेसिकली एक प्रकार 0 से लेकर के 2 साल तक कुछ बच्चे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब कि किशोरावस्था, सॉरी एक प्रकार शैशवावस्था, और फिर उसके अंदर उत्तर किशोर मतलब उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था जो होती है वो एक प्रकार से 2 साल से लेकर के 4-6 साल तक के बीच की होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर प्रश्न पूछे बाल्यावस्था की आयु वर्ष क्या है, तो आप 6 से 12 भी लगा सकते हैं और 1 साल से लेकर के 12 साल भी लगा सकते हैं, क्योंकि शैशवावस्था की उम्र जो होती है मुश्किल से 2 साल लगाइए, तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन ही लगाइए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने हरलाख वगैरह ने अपने अपने हिसाब से बताया है। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार के अंतर्गत किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है? संतुलित आहार के अंतर्गत किन किन तत्वों को शामिल करते हैं भैया? संतुलित आहार में सबसे पहली बात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है, खनिज लवण भी शामिल होता है, जल भी शामिल है, प्रोटीन्स भी और वसा भी। ये 6 तत्व जो होते हैं 1 2 3 4 5, और एक आपका खनिज तत्व कार्बोहाइड्रेट, विटामिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर विटामिन भी कर ले, क्योंकि विटामिन जो होते हैं ये 6 तत्व जो होते हैं महोदय, ये क्या होते हैं? यही 6 तत्व एक प्रकार से 6 पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 6 पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला प्रश्न, भोजन की आवश्यकता किन कार्यों से होती है? ऊर्जा के लिए भी, शरीर की वृद्धि के लिए भी। शरीर की वृद्धि प्रोटीन की वजह से होती है, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट वसा देता है, कोशिकाओं की मरम्मत कौन करता है? तो वो एक प्रकार से प्रोटीन ही करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का अनुपात क्या होना चाहिए? तो भोजन में अगर 1 ग्राम
प्रोटीन है तो 1 ग्राम वसा भी होनी चाहिए और 4 ग्राम फिर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। यानी अनुपात इसका कैसा होना चाहिए बाबू, अनुपात इसका 1:4 का अनुपात होता है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भोजन को पकाने के क्या लाभ होते हैं? भोजन को पकाने के लिए बहुत सारे लाभ होते हैं। पहली बात तो यही कि भोजन सुपाच्य हो जाता है, पचने के योग्य बन जाता है। कच्चा भोजन एक प्रकार से कम पाचन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पका हुआ भोजन अच्छा पच जाता है। निसंक्रमित होता है, क्योंकि पका हुआ भोजन जो होता है उससे कीटाणु विषाणु जो होते हैं सब मर जाते हैं, वायरस वगैरह। और रुचिकर होता है, अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपयुक्त सभी चीजें एक प्रकार से लाभ है भोजन को पकाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार के तत्वों में प्रोटीन की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? आहार के तत्वों में प्रोटीन की कैलोरी की मात्रा कितनी होती बाबू? तो आहार के तत्वों में प्रोटीन की कैलोरी की जो मात्रा होती है वह एक प्रकार से 1 ग्राम प्रोटीन पे, मतलब कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? 4.1 कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन में होती। मैंने आपको बताया था 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो है 4.1 कैलोरी ही होती है। क्लियर? चले आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका बाबू। प्रश्न, भोजन के शरीर में प्रवेश के पश्चात किन क्रियाओं का होना स्वाभाविक सी बात होती है? तो भोजन के शरीर में प्रवेश हेतु जो है पश्चात किन क्रियाओं का होना स्वाभाविक है? सबसे पहले पाचन क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है, फिर चयापचय पचता है, शोषण क्रिया ये सब शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर का उपयुक्त सभी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। भोजन में कितने पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं? भोजन में कितने पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं? तो कुल मिलाकर के 50 पोषक तत्व जो होते हैं भोजन में मिलते हैं, 50 पोषक तत्व। ठीक है, छोटे बड़े मिलाकर के सब। पोषक तत्वों को कितने समूह में बांटा गया है? पोषक तत्वों को 6 समूह में बांटा गया। कौन कौन से 6 समूह भैया? आपका वैसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका विटामिन, तीसरा है आपका वसा, चौथा है आपका खनिज लवण, पांचवा है आपका विटामिन। ठीक है, ये बात यानी, और छठा आपका कौन सा है? जल। इस तरीके से 6 पोषक तत्व होते हैं, इन समूह में बांटे गए हैं। इन समूह में से लगभग 50 तत्व जो है पोषक तत्व वो एक प्रकार से भोजन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जौ में प्रश्न आपसे पूछा गया महोदय, प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया कि जौ में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है, बताएं। जौ में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो जौ में प्रोटीन की जो मात्रा होती है 10 से लेकर के 12% मात्रा जो होती है प्रोटीन की पाई जाती है जौ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडों को किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अंडों को, अंडा मांसाहारी है कि शाकाहारी? बताएं भाई, अंडा जो खाते होंगे बताओ, अंडा मांसाहारी कि शाकाहारी? बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अंडा मांसाहारी है कि शाकाहारी है? देखिए, अंडा बिल्कुल मांसाहार में आता है, ये मत कही कि अंडा जो है शाकाहारी में आता है। ठीक है, अंडा बिल्कुल मांसाहार ही होता है अंडा, क्योंकि अंडे में से बच्चे निकलते हैं, यह बात आप ध्यान रखें। तो अंडा क्या होता है? अंडा बिल्कुल मांसाहारी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है महोदय, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, फलों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मतलब कि सापेक्षण तत्व पाया जाता है? बताएं, फलों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो फलों में सबसे ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं फलों में? विटामिन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दाल किस प्रकार का भोज्य पदार्थ है? बताएं, दाल जो होता है बिल्कुल वो वनस्पति जन्य होता है। बिल्कुल क्या होता है? पशुओं से थोड़ी ना प्राप्त होता है, वनस्पतियों से प्राप्त होती है दाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है महोदय। प्रश्न है, उत्तेजक पदार्थ कौन से होते हैं? देखिए, चाय और कॉफी ये उत्तेजक पदार्थ है, उपयुक्त दोनों। चाय और कॉफी क्या है? उत्तेजक पदार्थ है। उत्तेजक पदार्थ कौन से? चाय और कॉफी। जबकि मादक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे कि बीड़ी पी लेना, तंबाकू खा लेना, ठीक है, नशा कर लेना कोई, ये सब मादक पदार्थ है। और उत्तेजक पदार्थ कौन से? चाय कॉफी। ठीक है, ध्यान रखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? इनमें से कौन सा रोग पोषणहीनता से रिलेटेड है? बताइए, पोषणहीनता से रिलेटेड रोग कौन सा है भैया इनमें से? देखिए, एनीमिया रोग आपको हो जाता है, यानी अगर आपके में पोषण की कमी तो आपको एनीमिया नाम का रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीमिया नाम का रोग। संतुलित आहार व्यक्ति को किस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है? समुचित विकास के लिए भी जरूरी होता है संतुलित आहार, और साथ ही साथ में शारीरिक क्रियाओं को एक प्रकार से अच्छे तरीके से करने के लिए भी जरूरी होता है संतुलित आहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इन दोनों के लिए जरूरी होता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अल्प पोषण से होने वाला रोग। अल्प पोषण से कौन सा रोग होता है भैया? अल्प पोषण से कौन सा रोग होता है? देखिए, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, हैजा रोग एक प्रकार से अलग होता है। मैरास्मस नाम का रोग जो होता है ये अल्प पोषण की वजह से मैरास्मस नाम का रोग हो जाता है। कम पोषण से
मैरास्मस नाम का रोग हो जाता है, कुपोषण से मैरास्मस नाम का रोग हो जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है, जल में क्लोरीन की अधिकता से होने वाला रोग। अगर जल में क्लोरीन की अधिकता हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है भैया? जल में क्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस नाम का रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ओबेसिटी रोग होता है। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी कोई प्रकार से, ओबेसिटी रोग जो होता है यह एक प्रकार से मोटापा को कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी रोग जो होता है कुपोषण की वजह से हो जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका कुपोषण होता है यानी कि आपको क्या चाहिए और दूसरा कुछ मिल रहा है, आपको विटामिन की जरूरत है, आपको वसा दी जा रही है, आपको कार्बोहाइड्रेट की उतनी कम ज्यादा जरूरत नहीं, आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या दी जा रही है, तो आप जाहिर सी बात है मोटे हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न क्या आ चुका है कि वे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार में अधिक मात्रा में लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार में अधिक मात्रा में लिए जाते हैं उन पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? बृहद पोषक तत्व या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो उन तत्वों को भैया क्या कहते हैं? बृहद पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में सुरक्षा के लिए आवश्यक है? इनमें से बताएं, दांतों और हड्डियों में सुरक्षा के लिए आवश्यक कौन सा होता है? बिल्कुल कैल्शियम पोषक तत्व जो है जरूरी होता है, कैल्शियम खनिज तत्व है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा एक संतृप्त वसा का एक स्रोत है? संतृप्त वसा का स्रोत कौन सा होता है? जो पनीर है संतृप्त वसा का स्रोत होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सभी लोग फटाफट से। प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक असंतृप्त वसा का स्रोत है? असंतृप्त वसा का स्रोत इनमें से क्या है? देखिए, मूंगफली हो गया, तिल का तेल हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया, ये सब असंतृप्त वसा का एक स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें, कोलोस्ट्रोम। कोलोस्ट्रोम में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? जिंक, प्रोटीन या फिर लैक्टोफेरिन? बताएं कोलोस्ट्रोम में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? कोलोस्ट्रोम जो होता है इसमें लैक्टोफेरिन, प्रोटीन, जिंक ये सब पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा कोलोस्ट्रोम में। अगला क्वेश्चन, कोलोस्ट्रोम क्या होता है? माता का जो पहला दूध होता है उसी को कोलोस्ट्रोम कहते हैं। ठीक है, जो पीला पीला पदार्थ जो पहले बार निकलता है माता के दूध से उसी को कोलोस्ट्रोम कहा जाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध का विकल्प दूध कौन सा होता है? माँ के दूध का विकल्प यानी अगर माता का दूध बच्चा नहीं पाता है तो वो गाय का, भैंस का और बकरी का दूध भी एक प्रकार से पी सकता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली जो बच्चों का प्रेफर करते हैं लोग, गाय का दूध प्रेफर करते हैं, लेकिन विकल्प में भैंस का भी दूध भी तो उसको लोग पीते हैं। ठीक है, बकरी का भी दूध लोग पीते हैं। अगला प्रश्न, भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में वसा जो होती कितनी होती बाबू? भैंस के दूध में 8.8% वसा होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दूध में यही वसा को नापा जाता है, फैट जो निकाला जाता है डेयरी पर वसा ही नापी जाती है, फैट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूध में पानी मिलाकर के किस तत्व की मात्रा कम की जाती है? दूध में अगर पानी आप मिला दोगे तो किसकी मात्रा कम होगी भैया? प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी और खनिज लवण की मात्रा भी कम हो जाएगी जब दूध में आप पानी मिलाओगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 9 वर्ष के बच्चों यानी स्कूली बच्चों की कितनी कैलोरी चाहिए एक दिन में? बताएं। तो 7 से 9 साल का जो बच्चा है उसको 1800 कैलोरी की जरूरत पड़ती है एक दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट। कैलोरी माने ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरीर में पानी का संतुलन कौन सा तत्व बनाता है? शरीर में पानी का संतुलन जो बनाता है वो सोडियम बनाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक खाद्य संबंधी मिथक का उदाहरण है? खाद्य संबंधी मिथक का उदाहरण क्या होता है इनमें से? खाता मतलब कि खाना खाते समय पानी पीना ये एक मिथक है। मछली खाने के बाद दूध पीना ये भी एक मिथक है। भूखा रहने से वजन कम होना ये भी एक मिथक बात ही है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये सारे के सारे मिथक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न, चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होती है? चिकन पॉक्स किससे होती है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चिकन पॉक्स नाम की बीमारी जो होती है किससे होती है बाबू? फटाफट से आप बताएंगे। चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है किससे होती है भाई? चिकन पॉक्स प्रोटोजोआ, जीवाणु या उपयुक्त सभी से? तो देखिए प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है चिकन पॉक्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग चमड़े में होता है कि गले में होता है? स्कर्वी रोग जो होता है वो चमड़े में होने वाला रोग है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा।
जुखाम किसके द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है, बताएं। जुखाम किससे होता है भैया? जुखाम जो होता है वो वायरस से होता है, ठीक है। जुखाम किससे होता है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। लॉक्ड-जा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, बताएं। लॉक्ड-जा विकृति जो होता है ये किस बीमारी का दूसरा नाम है? ये टिटनेस का ही दूसरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, बताएं। तो रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण जो होता है वो एड्स प्रतिरक्षी के निदान के लिए किया जाता है। जो एड्स से एक प्रकार से व्यक्ति पीड़ित है उनके लिए एक प्रकार से किया जाता है एलिसा परीक्षण। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न है, कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो कैंसर के परीक्षण में जो निदान किया जाता है भैया परीक्षण वो होता है बायोप्सी, यानी कि एक प्रकार से जीवृत्ति परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले कब पता चला था? बर्ड फ्लू पैदा करने वाला जो वायरस है, ठीक है, इसका पता कब चला था पहली बार? 1997 में। बिल्कुल राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न आ चुका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका फुल फॉर्म WHO अनुसार बर्ड फ्लू वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे किस ताप पर पकाया गया हो, यानी कि ऐसा भोजन में एक प्रकार से बर्ड फ्लू नहीं हो सकता जिस भोजन को 70 डिग्री सेल्सियस के से ऊपर तापमान पर पकाया जाएगा, उसमें एक प्रकार से बर्ड फ्लू नाम का वायरस नहीं घुस पाएगा, वो मर जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, बच्चों में खसरे के लक्षण कितने दिनों में प्रकट होते हैं? बच्चों में खसरे के लक्षण जो होते कितने दिनों में प्रकट होते हैं भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों में खसरे के लक्षण जो होते हैं वह एक प्रकार से 4 से 5 दिनों में एक प्रकार से दिखाई पड़ने लगते हैं। कितने दिनों में? 4 से 5 दिनों में। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न है भैया, टिटनेस से बचाव हेतु शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? टिटनेस से बचने के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीका कौन सा भैया? वो टीका है डीपीटी वैक्सीन। कौन सा टीका? डीपीटी का टीका। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, RH कारक या RH फैक्टर की खोज किसने करी थी? RH फैक्टर या RH कारक की खोज किसने करी थी? लैंड स्टीनर एवं वीनर महोदय ने करी थी। किसने? लैंड स्टीनर और वीनर ने क्या करा था? RH फैक्टर की खोज करी थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर सहित शल्य चिकित्सा किसे कहते हैं? रुधिर सहित शल्य चिकित्सा, रुधिर सहित शल्य चिकित्सा कहा जाता है लेजर किरणों से चिकित्सा जब करी जाती है। लेजर किरणों से जब चिकित्सा करी जाती है तो इसी को रुधिर सहित शल्य चिकित्सा के नाम से जानते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो बच्चे BA BSc बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर में हैं उनकी क्लास हो रही है। को करिकुलर परीक्षाओं के लिए अनिवार्य पेपर है ये, इसको पास करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक आप देखते हैं, अभी तक आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, और जो नए जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी एक मैं 500 क्वेश्चंस की महासंग्राम रिवीजन क्लास लाने वाला हूं, उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों से रोग यानी संक्रमण फैलने की खोज किसने की थी, बताएं। सूक्ष्म जीवों से रोग यानी संक्रमण फैलने की खोज किसने की थी बाबू? वो की थी किसने? लुईस पास्चर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कुत्ते को काटने को कितने दिन बाद सामान्यतः रेबीज को लक्षण उभरने दिखाई पड़ने लगते हैं? यानी कि कुत्ते के काटने के कितने दिन बाद रेबीज के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं? लगभग 10 से 90 दिन के अंदर एक प्रकार से लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज नाम का रोग होता है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नियासिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? पेलाग्रा नाम का रोग होता है, पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो या पोलियोमाइलिटिस का रोगजनक क्या है, बताएं। पोलियोमाइलिटिस का रोगजनक जो है इनमें से एंटीवायरस एंट्रोवायरस होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा बताएं, खतरे से मतलब कि खसरे से बचाव हेतु कौन सा टीका लगवाना चाहिए? खसरे से बचाव के लिए MMR का टीका लगवाना चाहिए। किसका? MMR का टीका लगवाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे।
एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज तथा सीधी रेखा को एक साथ नहीं देख पाता है, बताएं। फटाफट से आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है महोदय। एक मनुष्य स्पष्ट रूप से सीधी रेखा को नहीं, मतलब कि को एक साथ नहीं देख पाता है सकता, ऐसा मनुष्य कौन से रोग से पीड़ित है? एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज तथा सीधी रेखाओं की एक साथ नहीं देख पाता है, उसको कौन सा रोग है? उसको रोग है आविंदुकता रोग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निशांतता किसकी कमी से होता है, बताएं। निशांतता रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एस्बेस्टास द्वारा कौन सा रोग होता है? एस्बेस्टास के द्वारा जो है वो वात स्फीति रोग हो जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से के कारण होता है? मानव के शरीर में डिहाइड्रेशन जो होता है वो जल की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुखाम कॉमन कोल्ड इसको कहते हैं, किस प्रकार होने वाला रोग है? इस समय सभी को होगा लगभग। जुखाम जो होता है वह एक प्रकार से किससे होता है? वायरल संक्रमण से होता है जुखाम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कहलाता है? बताइए, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना गठिया रोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? रूमेटिक हृदय रोग का इलाज जो होता है वो एपिरिन की कमी, मतलब कि एपिरिन के मदद से किया जाता है इलाज। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किससे होता है? ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न, टाइफाइड अधिकतम किससे फैलता है? टाइफाइड जो होता है महोदय ये जल से फैलने वाला रोग होता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किससे फैलता है? जल से फैलने वाला रोग है। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, ठीक है। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की क्लास आप लोगों ने देखा। इससे पहले महामैराथन क्लास चल रही थी आपकी एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया की, ठीक है, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री की क्लास चल रही थी बीए प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए। जो बच्चे नहीं जुड़े थे आप देख लीजिएगा ये क्लास। बिल्कुल इससे पहले ज्योग्राफी का, एजुकेशन का, पॉलिटिकल साइंस का क्लास हो चुका है और भी जो सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं उन सभी की क्लास जल्दी हो जाएगी। आप इस सभी चीजों को जुड़ जाइए हमारे साथ। और जिन बच्चों के प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होना है वो जुड़ सकते हैं 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मात्र अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिखकर के भेज दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का कोर्स बीए का लॉन्च कर दिया गया है। सभी सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स की बात कर दी गई है। मात्र और मात्र 100 रुपीज में बीए के समस्त सब्जेक्ट की कोर्स मिल जाएगी, जिसमें आपका जो है फूड न्यूट्रिशन जो आज क्लास हुई है या इससे पहले कई क्लास और हो चुकी हैं उस सभी के लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी आपको। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को-करिकुलर सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट की तैयारी आप कितने में? मात्र और मात्र 100 रुपीज में करी जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे एक प्रकार से बीएससी और बीकॉम में हैं, ठीक है, बीएससी और बीकॉम में बच्चे हैं और को करिकुलर कोर्स उनका है फर्स्ट सेमेस्टर में, आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, आपको पढ़ना है, ठीक है, या फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ का पेपर आपको देना है, तो उनका आपको लेने के लिए पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए, वीडियो लेक्चर्स प्राप्त करने के लिए, वीडियो लेक्चर्स बेसिकली यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए आपको 50 रुपए सेंड करने पड़ेंगे, स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 50 रुपए सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना होगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से, मतलब कि उसके बाद में आपके पास पीडीएफ सेंड कर देंगे पर्सनली नंबर पर, ठीक है। तो बाकी बीए वाले बच्चों के लिए व्यवस्था अलग करी गई है, 100 रुपए में उनके लिए व्यवस्था है, बीएससी वाले बच्चों के लिए 50 रुपए में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।